हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉवर ट्रेनिंग स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEEE। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात किए थे एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था एंड इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज से हम लोग सभी कंपोनेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, उसके बाद है डायोड एंड फेट, मॉसफेट। तो ये सभी कंपोनेंट हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो सभी को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में तो ओहम जी का जो लॉ है उसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, ओहम्स लॉ को हम लोग कभी नहीं इग्नोर कर सकते। तो हमें ओहम्स लॉ को जो है यहाँ पे डिस्कस करना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स, देन उसके बाद आता है आपका इंसुलेटर्स, ठीक है, एंड आता है आपका सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है एंड सेमी कंडक्टर क्या हो। ओके, तो कंडक्टर्स हम लोग वो सभी मटेरियल को कहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, कंडक्टर्स हम लोग वो सभी मटेरियल को कहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी धातु हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करा देता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो सभी मेटल्स को हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर। ओके, कॉपर का हम लोग वायर बनाते हैं, तार बनाते हैं कॉपर का, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो वो हो गया कंडक्टर्स। एग्जांपल मेटल्स तो आप लोगों ने लिखा है तो वैसे ही हो जाएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, Ag एंड Au, सिल्वर, गोल्ड दोनों ही। देन उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या है, वो सभी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जैसे कि लकड़ी हो गया, वुड, कागज़ हो गया, ठीक है, कागज़, देन उसके बाद PVC, प्लास्टिक एंड कांच, बोले तो ग्लास, ये सभी क्या है, ये सभी आपका इंसुलेटर है क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपका पास नहीं हो सकता है। अभी बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर वो सभी मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थोड़ा सा फ्लो हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये फुली आपका कंप्लीटली फ्लो नहीं कराएगा लेकिन थोड़ा बहुत ये कराता है, तो ये होता है सेमीकंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ठीक है, सर्किट पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से, क्योंकि इन दोनों के सहारे ही बनता है क्या, इन दोनों को यूज़ करके क्या बनता है, ट्रांजिस्टर्स। जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स डिस्कस करेंगे तो इन दोनों को वहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये तीन चीज़ें याद रखिए। कंडक्टर क्या होता है, वो सभी मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकता है। इंसुलेटर क्या है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। एंड सेमीकंडक्टर क्या है, जिसके थ्रू हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकता है, वो है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट ओहम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओहम्स लॉ, क्योंकि ओहम्स लॉ से रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको क्लास 9 पे या फिर क्लास 10 पे पढ़ा होगा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, देखो ओहम्स लॉ कहता है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका जो टर्मिनल्स है, ये दोनों है टर्मिनल्स A एंड B, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है V। ओके, एंड इसके थ्रू करंट पास हो रहा है I। तो ओहम्स लॉ कहता है अगर हम लोग बाकी फिजिकल कंडीशंस एंड जैसे कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी को अगर कंस्टेंट रखते हैं
तो ये वोल्टेज करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोले तो V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर हम लोग बाकी फिजिकल कंडीशंस को, टेम्परेचर को, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही कहता था ओहम्स लॉ। ओके, एंड ओहम्स लॉ से यहाँ से हम लोग इस साइन को अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट लाना होगा, तो हम लोगों ने कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया, R। ठीक है, तो इस R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो R का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, V/I। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस। फिलहाल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर बाद लिखेंगे। ओके, तो ये है रेजिस्टेंस। हेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, तो चलो मैं ओहम्स लॉ को भी यहाँ पे लिखा देता हूँ। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो उसको मैं लिखा देता हूँ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, it states that the voltage across a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it। ठीक है, if the all physical conditions and temperature remains constant। ठीक है, यही है ओहम्स लॉ। फटाफट से इसको लिख लीजिए क्योंकि हम लोग आगे जाने वाले हैं। अभी आगे हम लोग डिफाइन करेंगे अब ओहम को। ओके, ठीक है, तो मैंने ओहम बताया नहीं कि रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं SI, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है, ओहम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ओके, लाइक दिस, ओहम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V/I। V वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, ओके, एंड I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R का अभी रेजिस्टेंस का हम लोग यहाँ पे R का जो है डिफाइन करेंगे उसको 1 ओहम। 1 ओहम किसे कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अभी ये वोल्टेज को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। ओके, एक एक यूनिट मान लेते हैं, तो हम यहाँ से ओहम का जो है डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं 1 ओहम इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, value of the resistance that arises when 1 ampere करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मैंने आप लोगों को बताया था, इसका ऐसा यूनिट है 1 एम्पियर। तो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लो
अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, या फिर कंडक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, रजिस्टर्स हुज पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस ऑफ टर्मिनल्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे एक रेजिस्टेंस है या फिर रजिस्टर है, या फिर आप इसको कंडक्टर मान लीजिए फिलहाल, तो इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, एंड इन दोनों के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट। ओके, ठीक है, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट, एंड इसके थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस अराइज होगा आएगा, ओके, उसको हम लोग कहते हैं 1 ओहम। ठीक है, तो 1 ओहम का भी आप यहाँ पे क्या करिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले तो ओहम्स लॉ लिखिए, ओके, एंड उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, एंड उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, एंड आखिर में 1 ओहम किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, चलो फटाफट से मैं ये सारी चीज़ों को लिखा दिया हूँ, एंड मैं अभी मेरा हैंड राइटिंग जो है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा स्लो लिखूँगा। ठीक है, ओके, एंड क्लीन लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो अगर आपने लिख लिया है तो फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं उसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, ये तो ओहम्स लॉ का हो गया, ओहम्स लॉ से हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल लिए हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस कंडक्टर का एक या फिर मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा तो उसको वो ऑपोज करने की कोशिश करता है, उसको वो रोकने की कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ऑफ विच it opposes the flow of current, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, द प्रॉपर्टी of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called resistance, is known as, या फिर is called भी लिख सकते हैं, is known as resistance। ठीक है, is called resistance, the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is known as resistance। ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आया, ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। ठीक है,
जिसकी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, एंड इट इज़ डेनोटेड बाय, इसको कैसे लिखा जाता है, डेनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आर। ओके, एंड ऐसा यूनिट को पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ऐसा यूनिट ऑफ आर बोले तो रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम। ओहम का सिंबल क्या है, कुछ इस तरह से सिंबल है इसका, कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, मतलब किसी एक रेजिस्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वो रेजिस्टेंस कितना पावर को लॉस करेगा या फिर कितना पावर को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रजिस्टर के बारे में जान लीजिए। व्हाट इज़ रजिस्टर? रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, डिवाइस बोले तो इट इज़ अ component, it is a electronic component designed for providing resistance। ठीक है, तो रजिस्टर किसे कहते हैं हम लोग? रजिस्टर हम लोग उस डिवाइस को करते हैं या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कहते हैं जो कि रेजिस्टेंस देने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ओके, तो सर्किट में आप लोगों ने बहुत तरह के रेजिस्टेंस देखा होगा। रेजिस्टेंस कुछ ऐसा देखने को होता है, ठीक है, कुछ ऐसा डंबल टाइप का देखने को होता है, ऐसा, ओके, ऐसा। एंड यहाँ पे कुछ कलर का लाइन ऐसे होता है। ओके, तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, जिसको एक्चुअली बनाया जाता है सिर्फ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए। सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए इसको बनाया जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका कलर कोड क्या होता है, कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इसके कलर के सहारे। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता है, सिर्फ कलर का लाइन दिया होता है, वेरियस कलर का लाइन, तो उसको कैसे निकालता है उसका वैल्यू, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग रजिस्टर जान लिए हैं, तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर्स। अगर किसी रेजिस्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो कितना पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हम लोग देख लेते हैं। पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ रजिस्टर। अगर किसी रजिस्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो कितना पावर को लॉस कर देता है या फिर कितना पावर को वो शोषण कर लेता है, वो देख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। अभी V का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, V क्या है, वोल्टेज। ओके, एंड I क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी अभी हम लोगों ने जो ओहम्स लॉ पढ़ा था, तो ओहम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था V इजिकल टू आई आर। ठीक है, तो V का वैल्यू क्या है, आई आर। तो V का वैल्यू अगर हम लोग लगा देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, आई आर एन, पहले से आई था तो इससे क्या मिलता है हमें, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर हो गया, ये हमें मिला। अभी यहाँ से हम लोग एक और निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं तो वी बाई आर आएगा। ठीक है, ओके, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग अभी आई का वैल्यू लगा देते हैं। v इंटू आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं v बाई आर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। तो पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, मतलब आई के टर्म पे, आर के टर्म पे हमें क्या क्या पता है, अभी हमें पता है करंट एंड रेजिस्टेंस, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ये दोनों पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये दोनों ही फॉर्मूला क्या है आपका, पावर एब्जॉर्ब बाय अ रेजिस्टर। रेजिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब कर लेता है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, एंड पावर का यूनिट क्या है दोस्तों, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, पावर का यूनिट होता है वाट। तो इसको हम लोग यहाँ पे पावर का जो यूनिट होगा वो वाट ही होगा। ओके,
वाट्स। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट्स। ठीक है, चलो तो इतना हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक एक करके सारी बातें जो है आप लिख के रखिए, एकदम लाइन बाय लाइन लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग रिवीजन करेंगे तब ये नोट्स आपको बहुत काम पे लगने वाला है, बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ओके, ठीक है ना। तो जब भी क्लास करने के लिए आप रेडी बैठिएगा तो फिर आपको अपना नोटबुक तो निकालना है, नोटबुक एंड पेन लेके आपको बैठना है, क्योंकि मैं जो चीज़ें यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख के रखना है, नोट करके लिखना है। अभी हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपन। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट वन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सेकंड, it is inversely proportional to the cross-sectional area of conductor। ठीक है, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, मतलब इन्वर्सली। ठीक है, ये ऑपोजिट होगा। अगर कंडक्टर का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो फिर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, आपका एक पतला सा पाइप, एक मोटा सा पाइप। ओके, तो देखो अगर एक पतला पाइप आप लेंगे, पतला पाइप ऐसे लेंगे, उसके थ्रू पानी पास कराएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डायमीटर का पाइप लेंगे तो उसके थ्रू पानी इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड पहले केस में लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो पाइप का लेंथ आप जितना बढ़ाएंगे, ओके, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको पानी इधर से भेजना होगा, तभी जाके पानी उधर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेंथ कम है तो इजीली आपको कोई भी प्रेशर नहीं देना होगा, इजीली पानी जो है इधर से उधर चला जाएगा। ओके, तो सेकंड फैक्टर से हम लोग यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलो तो दो हमें मिल गया है, अभी तीसरा भी देख लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल का नेचर कैसा है, किस तरह का मटेरियल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, चौथा देख लेते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। तो ये चार फैक्टर्स है, एंड इनमें से जो लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हम लोग ये जान लेते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो सिंपली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो आप आँख बंद करके ये
तीन चीज़ें, ये चारों जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आँख बंद मत कीजिएगा, मैंने ये कहा सिर्फ आँख बंद करके तो आप लिख नहीं सकते, तो बस इन चारों को याद करके आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना होगा, उसी को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, फिलहाल ये चारों आप लिख लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो, यहाँ पे ये दो जो फैक्टर है, ये दो जो फैक्टर है, यहाँ से हम लोग एक कंबाइन रिलेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम द above factors we have क्या, हमें क्या मिला, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर कंबाइनिंग कर देंगे, कंबाइनिंग करने के बाद क्या मिलेगा, वी कैन राइट R is proportional to L by A, ठीक है। इसी को अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे तो यहाँ पे फिर एक कांस्टेंट लाना होगा, एंड हम लोगों ने यहाँ पे जो कांस्टेंट लाए हैं वो है आपका रो, ठीक है। तो यहाँ पे रो L बाई A, ओके। एंड ये रो को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, R A बाई L, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब ये रेजिस्टिविटी चीज़ होता क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल अब तक आप ये चीज़ लिख लीजिए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तक लिख लीजिए, मैं आगे रेजिस्टिविटी के बारे में अभी समझाने वाला हूँ आपको, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, रेजिस्टेंस से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखना है, जानना है, ओके। एंड यहाँ से सवाल पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते, सारे टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे, हल्के से डिस्कस करेंगे लेकिन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलो, अभी बात करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में। व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है दोस्तों, रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो कोई एक मटेरियल कितना करंट को आपका रेजिस्ट कर सकता है, कितना करंट को वो रोक सकता है, उसी एबिलिटी को, उसी मेजर को हम लोग क्या कहते हैं उसको रेजिस्टिविटी, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर के थ्रू, एक मटेरियल का कंडक्टर है, इसके थ्रू ऐसे करंट जो है पास होगा, ओके। तो ये कंडक्टर कितना करंट को रोक सकता है, ठीक है, कितना करंट को वो रोक सकता है, वही उसका क्या है, उसका रेजिस्टिविटी है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is the measure of ability resistivity of a material is the measure of the ability to oppose the flow of current, ठीक है। तो कोई एक मटेरियल कितना करंट को रोक सकता है, उसके जो क्षमता होता है, ओके, उसका जो क्षमता होता है करंट को रोकने का, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी देखो, मेटल जो होते हैं दोस्तों, मेटल आपका इजीली करंट को फ्लो कर देता है, ठीक है। मेटल के थ्रू इजीली करंट जो है फ्लो हो सकता है, तो मेटल का रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, लो रहेगा या फिर हाई रहेगा, लो रहेगा या फिर हाई रहेगा। मेटल्स हैव
लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, मेटल के पास रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसीलिए मेटल के थ्रू इजीली करंट जो है फ्लो हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करेंगे, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के थ्रू क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, मतलब उसके पास हाई रेजिस्टिविटी है। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, इंसुलेटर का जो क्षमता है करंट के फ्लो को रोकने का वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं होता है। ठीक है, इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता है। एंड तीसरा टाइप हम लोगों ने देखा था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पास थोड़ा सा रेजिस्टिविटी रहता है। ठीक है, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी रहता है, जिसके लिए उसके थ्रू थोड़ा सा ही आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकता है। ओके, ठीक है, ये बात करेंगे हम लोग एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर का, आर बोले तो ओहम, रेजिस्टेंस ओहम, इनटू ए बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एंड नीचे लेंथ इसका मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, सिर्फ एक मीटर रहेगा, मतलब ओहम मीटर। ठीक है, ओहम मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहम मीटर। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। अभी हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड करता है। ओके, मतलब कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। फैक्टर्स determining resistivity of a material। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टिविटी को डिटरमाइन करता है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर कंडक्टर है तो फिर लो रेजिस्टिविटी रहेगा, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा है रेजिस्टेंस। ओके, चौथा है आपका क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एंड पांचवा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि रेजिस्टिविटी को डिटरमाइन करता है। ओके, एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा है, आर ए बाई एल, ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए बोला जाए तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे जो चीज़ें हैं दिया जाएगा, जैसे कि लेंथ दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको दिया जाएगा, रेजिस्टेंस भी आपको दिया जाएगा। तो आपको रेजिस्टिविटी निकालना है तो आप डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, एंड उसके साथ यूनिट भी लिखिएगा। यूनिट क्या है, ओहम मीटर। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये आज का क्लास का टॉपिक है। आज हम लोग इतना रहने देते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या बात करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड उसके बाद बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर
इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी देन टेम्परेचर इफेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग कलर कोड के बारे में बात करेंगे। कलर कोड ऑफ रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके लिए कलर कोड देखेंगे। एंड हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं सीरीज या फिर पैरेलल पे तो कैसे कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो आज के क्लास के लिए इतना रहने देते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड तब तक के लिए अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड अपना हेल्थ का ख्याल रखना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।